हेलो एवरीवन। आज डेट है 10th ऑफ मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि राम सेतु को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रानीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो देखो, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे इंडिया का जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। और अभी लास्ट ईयर जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और उसको टाइगर रिजर्व का भी डेजिग्नेशन दिया गया, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था ये लोकेशन, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहां पर अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। और इस रानीपुर टाइगर रिजर्व में अपना कोई यहाँ पर टाइगर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टाइम टू टाइम जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से टाइगर जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए पगमार्क जो है उनके देखने को मिलते हैं। तो टाइगर का जो एरिया है, जो हैबिटाट है, उसको कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, एक वास्ट एरिया जो है उसको प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ में और ज्यादा इंक्रीज हो सके। इसी बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उसको डिक्लेयर किया गया। और उत्तर प्रदेश स्टेट का ये 4th टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस कर रही है कि किस तरीके से जो आईटी लॉ है उसमें हम कुछ ऐसे नए प्रोविजन इंक्लूड करें ताकि जो सोशल मीडिया, जो भी इस तरीके के डिजिटलाइजेशन टाइम के साथ में आ रहे हैं, उन सभी को हम रेगुलेट कर सके। ना तो हमारी जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स इससे जो है वो एक तरीके से डेंजर स्टेज में आए, और साथ ही साथ में जो भी इंटरमीडिएरीज हैं इनके लिए भी एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम डिसाइड करें ताकि फ्रीडम जो है वो भी बनी रह सके, और जो रेगुलेशन है कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको भी हम मेंटेन कर सकें। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की एक आउटलाइन जो है वो रिप्रेजेंट की है, और एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि 2000 का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसका एक ब्रॉड तरीके से, मतलब आईटी एक्ट 2000 को एक ब्रॉड तरीके से जो है वो डिजिटल इंडिया एक्ट में प्रेजेंट किया गया है। देखो, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम बहुत सारी जो पोस्ट है वो देखने को मिलती हैं, और इसमें जो सोशल मीडिया है वो फिर इस बात को लेकर के क्लेरिफाई करते रहते हैं कि हम जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें तो 2021 का जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इस तरीके के रूल्स जो बनाए थे हमारी गवर्नमेंट ने, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, उसमें जो है इस बात के लिए फोकस किया था कि अगर इस तरीके की जो पोस्ट है वो देखने को मिलती है तो उसको आप रेगुलेट करोगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो सेफ हार्बर है आईटी लॉ में क्लोज, उसको रिकंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द गवर्नमेंट इज रिकंसिडरिंग ए की एस्पेक्ट ऑफ साइबर स्पेस सेफ हार्बर, which is the principle that the so-called intermediaries on the internet are not responsible for what third parties post on their website। मतलब वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं कि हमने पोस्ट नहीं की है, भले ही हम मीडियरीज का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमने पोस्ट नहीं की है तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस इज द प्रिंसिपल दैट अलाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अवॉइड लाइबिलिटी फॉर पोस्ट मेड बाई यूजर्स। ओके, तो ये जो सेफ हार्बर है, इस टर्म को जो है वो कॉइन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो भी बेसिक इश्यूज हैं उन सबको रेगुलेट किया जाएगा इस डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में। ओके,
और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें हमारे मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि फंडामेंटल स्पीच राइट जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब किसी पर्सन का जो है, जो भी फंडामेंटल राइट्स स्पीच को लेकर के हैं वो कर्व नहीं होने चाहिए। उनको एक तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को आप कर्व नहीं कर सकते, लेकिन जो भी रूल्स को अगर आपको मेंटेन करना है, कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मतलब डायरेक्टली जो है ये नहीं बोला जाए कि आप ये ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन किसी पॉइंट पर जो है आपका स्टेटमेंट अगर कुछ वायलेट करता है तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके के अब देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशन की एक आउटलाइन रखी है। अब ये एज ए एक्ट के रूप में चेंज होंगे तब हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साउथ पेज पर। देखो एक मोथ की जो स्पीसीज है ना वो बहुत लंबे टाइम के बाद में दोबारा से कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड की गई है तमिलनाडु के फॉरेस्ट में। दो रिसर्चर जो हैं वो मोथ की स्पीसीज को फाउंड करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनकी जो भी मोथ की जो भी स्पीसीज हैं उन सभी की फोटोज जो हैं वो क्लिक कर रहे होंगे, कुछ रिसर्च कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो मोथ की स्पीसीज है जिसका नाम है मिमे यूमेंसिया सेलोनिका। ओके, इसको रीडिस्कवर किया गया 2020 में। 2020 के बाद में 2022 में जो है इसको फिर से देखा गया, लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म में जो है इसकी संख्या देखने को मिली। इसकी कुछ संख्या जो है वो दोबारा से रीडिस्कवर हुई है। तो इससे पहले जो है वो 1893 में श्रीलंका का जो त्रिनोकोमली जो एरिया है वहां पर 127 ईयर्स पहले जो है इसको देखा गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद में दोबारा से। तो देखो अभी तो यूपीएससी इस तरीके की स्पीसीज का नाम लेकर के पूछती नहीं है। पहले क्या है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी इसके ऊपर फोकस करती थी। जो भी स्पीसीज के नेम न्यूज़ में रहते थे उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन यूपीएससी जो है वो हर साल अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो हो सकता है दोबारा से इसके ऊपर अपने आप को रिवर्स करे। तो इस तरीके के स्पीसीज 1 ईयर 1.5 ईयर में जो भी न्यूज़ में रहती है उनको लेकर के एक बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसी पेज पर, और यहाँ पर एक रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो भी हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, मतलब जैसे कि गोट होती हैं, सीप होती हैं, कैमल होता है, ये जो भी एक तरीके से क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं ग्रीन एरिया को, या जो भी हमारा जो भी ग्रास एरिया जो है, ग्रासलैंड्स को ग्रेजिंग करते हैं, साथ ही साथ में वाइल्ड एनिमल जो है वो ग्रेजिंग करते हैं। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो ये जो लाइवस्टॉक जो होते हैं इनकी वजह से सोइल और क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, बस दोनों घास खा रहे हैं, वो भी घास खाते हैं, ये भी घास खाते हैं, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि जो लाइवस्टॉक जो है इनको एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, वेटनरी एंटीबायोटिक, जिसका नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है उसका नेम दिया हुआ है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनको एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन जब किसी ग्रासलैंड में ये ग्रेजिंग करते हैं तो वहाँ पर यूरिन और डंग के थ्रू जो है ये टेट्रासाइक्लिन के कुछ पार्ट जो हैं, रिमेन्स जो हैं, वो वापस से सोइल में एक तरीके से इंजेक्ट होते हैं। अब जब सोइल में जाते हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये एक लॉन्ग लिव्ड एंड कैन लिंगर इन द सोइल 4 डेकेड्स, मतलब लंबे टाइम तक, डेकेड्स तक जो है ये सोइल में बना रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, सोइल का जो कार्बन एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो काफ़ी कम होता है। अब जब कार्बन एब्जॉर्बिंग पावर कम होगा तो वहाँ की जो एयर है, वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, कार्बन कैविलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होता है। सोइल की जो, और एक तरीके से जो भी उसकी रेट जो होती है, फर्टिलिटी रेट जो होती है, वो इससे इफेक्ट होती है। तो इस तरीके का रिसर्च जो है वो सामने आया है। मतलब आप ये मानिए, आपने पहले भी सुना होगा
कि डिक्लोफेनेक जो है वो यूज़ की जाती है, वल्चर्स जो हैं उसके उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, क्योंकि डिक्लोफेनेक जो है वो उनकी बॉडी में पाया गया। डिक्लोफेनेक जो है इसको ह्यूमन जो है वो कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन एनिमल जो है उनको दिया जाता है, तो इसीलिए इस तरीके की जो जो भी मेडिसिन थी उनको बैन किया गया। ओके, तो इसी तरीके से जो भी हमारे जो एनिमल हैं अगर वो इफेक्ट होते हैं और उनसे इनडायरेक्टली अगर जो है हमारी सोइल क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की एंटीबायोटिक जो है उनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो इलीगल इमाइग्रेंट्स जो हैं जो हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं, और वो स्मॉल स्मॉल बोट्स, क्योंकि यूके का मैप आप अगर आप व्यू करोगे तो चारों तरफ जो है वो वाटर एरिया है, तो वहाँ पर अदर कंट्रीज से वो आते हैं और फिर दूसरे कंट्री के थ्रू जो है वो बोट एरिया को यूज़ करते हुए यहाँ की बाउंड्री में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके की जो बोट है उसको रोका जाए, मतलब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से हो कि इनका रेगुलेशन जो है वो हो सके, इस तरीके से इलीगल तरीके से जो है वो यूके में उनकी एंट्री ना हो। तो देखो, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी जो है यूएनएचसीआर, उन्होंने यहाँ पर यूके प्राइम मिनिस्टर का जो ये स्टेटमेंट था उसको एक तरीके से जो इलीगल माइग्रेशन लॉ को लेकर के जो नया लॉ पास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने बोला कि आपका ये जो स्टैंड है वो सही नहीं है। इस तरीके से जो माइग्रेंट पर्सन जो अपनी बेटर लाइफ के लिए कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उनके पास में जो भी इम्पोर्टेंट पेपर वर्क जो होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो इस तरीके की अवेलेबिलिटी अगर हर कंट्री इस तरीके से वॉल क्रिएट कर देगा तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेम इसी तरीके का प्रोसीजर आप सभी को पता होगा कि यूएस ने किया था। यूएस ने जो अपनी बॉर्डर एरिया कनाडा और मेक्सिको के साथ में शेयर करता है, वहाँ पर उन्होंने वॉल बनाने का डिसीजन लिया कि वॉल बनाया जाए ताकि जो एंट्रेंस है इस तरीके से इलीगल तरीके से ना हो पाए। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को अगर आप अपने अपने कंट्री लेवल पर सॉल्व करोगे, मतलब अगर आप इसी तरीके से स्टॉप करोगे, तो जो वर्ल्ड लेवल पर जो इश्यूज हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इस आर्टिकल में देखो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया को लेकर के जैसे रोहिंग्याज हैं, तो इंडिया हमेशा फोकस करता है कि जो रोहिंग्या जो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं उनको वापस से, क्योंकि म्यांमार जो है वहाँ से ओरिजिनली वो है, तो वहाँ पर उनको दोबारा सेटल डाउन किया जाए। साथ ही साथ में जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हम लेकर के आए, जिसमें हमने डिसाइड किया कि 6 माइनॉरिटीज़ के जो पर्सन है उसको हम जो हमारे 3 रीजनल एरिया में कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ पर 6 माइनॉरिटीज़ जो कंट्रीज हैं, 6 माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप से रिलेटेड जो पीपल हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटी में हैं, उनको हम क्या करेंगे, हमारे इंडिया में एंट्री देंगे। और यहाँ पर जो है वो 2014 एक जो है वो डिसीजन डेट रखी गई। ओके, अब वो 6 माइनॉरिटी ग्रुप कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो उसको लेकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि US, UK, इन सब ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया था, टाइम टू टाइम जो है इंडिया को लेकर के इस तरीके के स्टेटमेंट रखे थे कि आपको इस तरीके से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। और अब जो है UK और US जो है वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरीके के रूल्स लॉ जो लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ में इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो फैमिली है, उनके जो एंसेस्टर हैं, वो बहुत टाइम पहले जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से माइग्रेट उन्होंने किया था, कहाँ पर, यूके में। उस टाइम जो है वो वेलकमिंग स्टेज था, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो उन्होंने बेटर लाइफ वहाँ पर सर्वाइव की और आज वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से जो माइग्रेंट्स आपके यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है उनकी बेटर लाइफ जो है, उनकी लाइफ जो है और अच्छे स्टैंडर्ड पर जा सकती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप रेगुलेट करोगे, रोकोगे, क्योंकि कंट्री का ये मानना है यूके का कि जो भी माइग्रेंट्स आते हैं उनको लेकर के एक लाइफ देने के लिए, उनके लिए असाइलम जो बनाए जाते हैं, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो है वो देखने को मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर यूएन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उन्होंने कंडेम किया है, यूएनएचसीआर ने, कि इस तरीके का स्टेटमेंट जो है, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं होने चाहिए। ओके, तो ऋषि सुनक के जो एंसेस्टर हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से माइग्रेट किए थे और आज वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हो सकता है कि इनके अगर हम बेटरमेंट के लिए काम करें तो पूरा वर्ल्ड जो है वो बहुत ही हेल्दी तरीके से एस्टेब्लिश हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में इंडिया का डिस्कशन चल रहा है, और यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को लेकर के, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, जैसे कि सिक्योरिटी स्टडी, साथ ही साथ में एजुकेशन, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया का टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली बार एक्सरसाइज मालाबार जो है उसको होस्ट करेगा, और साथ ही साथ में इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो तलिस्मान सैब्री जो एक्सरसाइज है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में होती है, ये जो एक्सरसाइज है ना तलिस्मान सैब्री, ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में होती है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो देखो, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो स्टार्टिंग में, मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 1992 में जो है इसको फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाएगी, और इंडिया प्लस में यूएस दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो ये हमने देख लिया। उसके बाद में 1995 में भी, 1996 में जो है वो भी इनको क्या किया गया था, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। लेकिन फिर जो है ये मालाबार एक्सरसाइज जो है वो 2002 तक जो है इसको रोक दिया गया, इस पर ब्रेक लगा दिया गया, क्योंकि इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिए थे। ओके, अब 2002 से जो है ये एक्सरसाइज रेगुलर जो है एवरी ईयर कंडक्ट करवाई जा रही है इंडिया और यूएस के बीच में। अब 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इसको जो है ज्वाइन किया 2007 में, उसके बाद में नहीं ज्वाइन किया। फिर 2014 से जो है वो जापान भी इसमें रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2020 से जो है वो इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब क्वेड ग्रुप में चारों कंट्रीज तो है ना, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया और यूएस है, तो क्वेड ग्रुप जो है उसकी एक्सरसाइज एक तरीके से बन गई है अभी प्रेजेंट टाइम में मालाबार एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर यहाँ देखिए, देखो हम बहुत बार देखते हैं कि एससी और एसटी एक्ट जो बनाया गया था, जिसमें एससी और एसटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं उनकी जो भी इंटीग्रिटी है या फिर जो भी उनकी प्रेस्टीज है वो बनाई रखी जा सके, इसके लिए एक्ट लाया गया था। लेकिन आपने टाइम टू टाइम जो है इस तरीके के केसेस देखे होंगे कि एससी और एसटी के नाम पे जो है वो केसेस, काफ़ी फेक केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अरेस्ट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर उड़ीसा हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इंपोर्टेंट पॉइंट रखा है, मिस्टर आर के पटनायक ने, कि देखो एससी और एसटी एक्ट के अंडर जो है, मान लो कोई पर्सन जो है उनके बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा है और वो कास्ट से जो है वो किसी को एक तरीके से एड्रेस करते हैं, तो उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब किसी पर्सन का इंटेंशन जो है वो ये हो कि किसी पर्सन को आपको डिसरेस्पेक्ट करना है, उसकी जो कास्ट है उसके बेसिस पर उसको जो है ह्यूमिलिएट करना है, जब तक ये इंटेंशन सामने ना आए तब तक एससी और एसटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो जज हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी फाउंडेशन बनाया, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था हितेश वर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली थी कि आपकी जो कास्ट है उसको सिर्फ इसलिए आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए उस कास्ट का यूज किया जा रहा है। मान लो कोई आपको एड्रेस कर रहा है कास्ट के बेसिस पर, तो आप एससी एसटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। अगर आपका मेन इंटेंशन पर्सन का ये है कास्ट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, तब जा करके ये चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो यूएस और इंडिया के बीच में भी डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये किया गया कि यूएस जो है वो सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करवाएगा, किसको, इंडिया को। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, और ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर, और ये प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये आप हेल्थ सेक्टर में ले लो,
जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उन सब में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी इंडिया को होती है तो इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सप्लाई चेन जो है उसमें काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल, बिगर रोल जो है वो प्ले कर पाएगा। देखो प्रेजेंट टाइम में डिजिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक डिप्लो फाउंडेशन जो है उसकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये बात रखी है कि इब्सा जो ग्रुप है, इब्सा है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और ये तीनों कंट्री जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से प्ले करते हैं किसी भी जैसे कि आप मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, इस तरीके का जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव होता है उन सब में जो है इब्सा ग्रुप, ये तीनों कंट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, और देखो अगर हम बात करें, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था और उसमें हमने फोकस किया था कि इंडिया के पास है G20 की अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंटशिप, और इस प्रेसिडेंटशिप के टाइम में इंडिया फोकस कर रहा है कि G20 को हम प्रमोट करें और इस तरीके से एक मल्टीलेटरल लेवल का इसको ग्रुप बनाएं ताकि इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। तब उस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील अगर वो भी इसमें अपने लेवल पर पार्टिसिपेट करें और इंडिया जो है उनसे भी अर्ज करे कि इस तरीके की स्ट्रेटजी को हमें प्रमोट करना है, तो इसकी वजह से साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील अगर इसमें साथ देते हैं तो ये स्ट्रेटजी जो है वो हम अच्छे से एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो यही बेसिक रीजन है कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनकी आइडियोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा मैच होती है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है इनकी सेम स्ट्रेटजी जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस फाउंडेशन की रिपोर्ट में देखा गया कि इब्सा ग्रुप जो है वो मिलकर के डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्मेंस में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।